चलिए दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। ललितपुर में आपका स्वागत है। चूँकि डीएलएड के पेपर अभी चल रहे हैं, तो इस कारण से चूँकि ऑफलाइन क्लास नहीं हो पा रही हैं, तो जिस कारण से आपकी सुविधा के लिए शासन के द्वारा जो आदेशित शिक्षकों को दिए या जो हम लोगों को जो आदेशित या जो आदेश दिया गया है कि आप लोगों को आप लोग ऑनलाइन क्लास बच्चों को दें ताकि उनका नुकसान ना हो। तो चूँकि जो 8 तारीख से 13 तारीख तक जो ऑनलाइन क्लासेस आपको देना है, उसी क्रम में जो इससे पहले भी अन्य अध्यापकों के द्वारा आपको वीडियो डाले गए होंगे, इसी क्रम में 2 दिन की ऑनलाइन क्लास लेने का सौभाग्य हमें भी प्राप्त हुआ है। तो चूँकि आप सभी जानते ही होंगे हमें, तो नाम लेने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो चूँकि जो हमें जो टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित टॉपिक दिया गया है, और उत्तर प्रदेश में जो टॉपिक दिया गया है वो औद्योगिक विकास है, इंडस्ट्री है, एंड उधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेल, रोड, परिवहन से भी संबंधित है या अवस्थापना से संबंधित है, जो आपको ऑनलाइन वीडियो आपको दिया जा रहा है। अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से आपको ये वीडियो आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो देखने का जो तरीका है, वो वीडियो देखने का तरीका है, आप किसी भी टीचर्स के वीडियो आप देखें तो जो भी आपकी जो क्लासेस में जो भी आपकी कॉपी वगैरह थी, उसी क्रम में आप कॉपी रखिएगा, पेन रखिएगा, जो पॉइंट आपको अच्छा लगे उसी के साथ साथ में आप उसको नोट करते जाइएगा तो ठीक रहेगा। तो क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में आपके पास पेन और कॉपी होना आवश्यक है, तो आप पेन और कॉपी को आप साथ में रखिएगा, तभी वीडियो को देखने में आपको अच्छा लगेगा और जो एग्जाम की दृष्टि से है वो चीज़ें आपको मिल सकें और वो चीज़ें आप नोट कर सकें। तो उत्तर प्रदेश के बारे में पहले तो आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, फिर जो टॉपिक जो मुख्य है औद्योगिक विकास है या जो इंडस्ट्री है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी कि उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ लगाई गई हैं। तो पहले तो हम उत्तर प्रदेश का जो नक्शा है, जो मैप है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें, क्योंकि थोड़े से आप शहरों को जान लेंगे तो उसमें ठीक रहेगा, क्योंकि कौन सा उद्योग किस शहर में लगाया गया है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में उस शहर की लोकेशन आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए, तो पहले उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये उत्तर प्रदेश का डायग्राम है। उत्तर प्रदेश के में जो उत्तर प्रदेश से संलग्न जो भारत के जो अन्य राज्य हैं, तो पहले तो डायग्राम में फॉर लोकेशन ही देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से 1 या 2 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से संलग्न है, कौन कौन से जिले किस राज्य से संलग्न हैं, या कौन सा जो विदेशी या जो अन्य देश है वो भारत की सीमा के साथ संलग्न है। तो लोकेशन है, हम आपको पहले इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको लोकेशन में दे रहे हैं। तो लोकेशन में देखिएगा, भारत के राज्यों में ऊपर ये हिमाचल प्रदेश राज्य है, हिमाचल प्रदेश संलग्न है। तो जो हिमाचल प्रदेश है, सहारनपुर एक नाम का जिला है हिमाचल, ये हिमाचल प्रदेश है। ये हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से संलग्न है। फिर उसके बाद आइएगा हरियाणा राज्य लगता है। दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से संलग्न है। तो हरियाणा यहाँ भी है, हरियाणा राज्य यहाँ भी है, ये दिल्ली राज्य है। और उसके बाद ये हरियाणा का बॉर्डर यहाँ भी लगता है, हरियाणा का बॉर्डर यहाँ भी लगता है। तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली का बॉर्डर उत्तर प्रदेश से संलग्न है। उसके बाद आइएगा तो राजस्थान, ये जो राजस्थान जो राज्य है, राजस्थान की सीमा उत्तर प्रदेश से संलग्न है। मथुरा, उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है, आगरा जिला है, इनकी सीमा उत्तर राजस्थान राज्य से संलग्न है।
तो पहले तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान। राजस्थान के 2 ही जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो राजस्थान राज्य से संलग्न है, मथुरा और आगरा। मथुरा और आगरा की सीमा राजस्थान राज्य से संलग्न है। उसके बाद आइएगा तो जो ज्यादा बॉर्डर लगता है उत्तर प्रदेश के साथ वो मध्य प्रदेश है, यानी कि एमपी है। तो ये एमपी का बॉर्डर यहाँ से दर्शाया गया है। ये झांसी जिला, यहाँ से आएगा तो ये इटावा, कानपुर, तो कानपुर सिटी भी है, कानपुर देहात भी है। ये क्योंकि मध्य प्रदेश से संलग्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो जिले दिखाए गए हैं वो हैं झांसी, और ये जहाँ बैठे हुए हैं ये ललितपुर है। ये ललितपुर है, मतलब मध्य प्रदेश से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से संलग्न है, ये मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। अब आएंगे तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा जो सोनभद्र नाम का जिला है, सोनभद्र जिले से संलग्न है। सोनभद्र जिले की सीमा आगे आएगी तो ये झारखंड राज्य है। झारखंड के बाद बिहार, ये बिहार का बॉर्डर है। और जो एक देश संलग्न है वो देश है नेपाल संलग्न है। तो जो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो इन राज्यों से संलग्न है। अब यहाँ से आइएगा, मतलब जो सबसे ज्यादा लंबी सीमा लगती है वो मध्य प्रदेश राज्य के साथ लगती है। यहाँ ये सोनभद्र नाम का जिला है। सोनभद्र जिले की सीमा 2 राज्यों से संलग्न है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों से संलग्न है। एक राज्य तो है आपका छत्तीसगढ़ और दूसरा राज्य है झारखंड है। झारखंड के बाद ये बिहार है और ये नेपाल वाला बॉर्डर है। तो इतनी सीमा, मतलब इतने राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से संलग्न है। अब यहाँ पर जो आंतरिक भाग में जो भी मुख्य जो शहर हैं उनका थोड़ा सा विस्तार कर लीजिएगा। तो जो शहर हैं ये सहारनपुर है, सहारनपुर नाम का शहर है। ये मुजफ्फरपुर शहर है। मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर हो गया है, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी है। तो ये पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अब यहाँ से जो आपका एक प्रश्न सॉल्व होगा, उत्तराखंड का बॉर्डर भी उत्तर प्रदेश से संलग्न है तो राज्यों के रूप में। अब यहाँ से आएगा तो नेपाल देश है, नेपाल देश से संलग्न जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं पीलीभीत, यहाँ से एक प्रश्न सॉल्व होता है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये जो आपको खाने में जो उत्तर प्रदेश के जिले दिख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के वो जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल देश से संलग्न है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, दोनों प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। कैसे? उन जिलों के का क्रम लिखिएगा जो पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में, या पूर्व से पश्चिम की ओर, या कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा नेपाल देश से संलग्न है। तो डायग्राम में आपको ये जिले दिख रहे हैं, तो ये प्रश्न यहाँ से सॉल्व बन जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है।
अब उसके बाद जो आंतरिक भाग में ये जिले इसलिए आपको दिए जा रहे हैं कि अभी हम आपको औद्योगिक क्षेत्र आपको बताएंगे कि कौन सा उद्योग किस जिले में लगाया गया है। तो कम से कम लोकेशन में ये तो रहे कि हाँ ये जिला उत्तर प्रदेश का ये जिला है, इसकी लोकेशन ये है। तो फर्स्ट राउंड में हम आपको ये डायग्राम इसलिए आपको दे रहे हैं ताकि आगे इंडस्ट्री या जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर उसको समझने में आपको आसानी होगी। तो ये आपको डायग्राम से जो बताए गए हैं। इसके बाद में आंतरिक भाग में कुछ फर्रुखाबाद लोकेशन में फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, कानपुर सिटी देहात, हमीरपुर, बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज, लखनऊ है, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, रायबरेली, प्रतापगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, यहीं पर करना बनारस, चंदौली पास बनारस, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर। तो ये कुछ लोकेशन, कुछ जिलों की लोकेशन है। तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले, 75 जिलों को बोर्ड के माध्यम से नहीं दिखाया जा सकता है। तो कुल जिलों की संख्या 75 है, मंडलों की संख्या 18 है। तो ये कुछ आपको जिलों की लोकेशन आपको दर्शा दी गई है। तो ये उत्तर प्रदेश की लोकेशन है। उत्तर प्रदेश राज्य किन किन राज्यों से संलग्न है, किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, कौन सा देश है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। तो और आंतरिक भाग में कुछ जो प्रमुख जो जिले हैं उनकी लोकेशन आपको दर्शा दी गई है। अब आते हैं जो इंडस्ट्री वाला जो टॉपिक है, उद्योगों वाला जो टॉपिक है, उद्योग या इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मुख्य टॉपिक है। इंडस्ट्रीज इंडस्ट्री वाला मुख्य टॉपिक है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से उद्योग हैं और कहाँ कहाँ लगाए गए हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि उद्योग लगाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। उद्योग लगाएंगे तो कब लाभ होगा। तो पहले तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उद्योग में मुख्य रूप से होता है कच्चा माल। कच्चा माल होता है। अब कच्चा माल में हो सकता है कि वो कच्चा माल कृषि पर आधारित हो, खाने पर आधारित हो, या गैर कृषि वाले उद्योग हो सकते हैं। अब हमें उत्तर प्रदेश में देखना है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग मुख्य रूप से किन पर आधारित हैं। तो अब उद्योग लगाने के लिए मुख्य रूप से ये चीजें कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती हैं। तो अब उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से देखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो लोकेशन है वो मैदानी क्षेत्र में है। तो मैदानी क्षेत्र में होने के कारण मैदान का विस्तार ज्यादा है। मैदान का विस्तार ज्यादा होने के कारण तो मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश में जो उद्योग लगाए गए हैं कृषि पर आधारित उद्योग हैं। कृषि पर आधारित उद्योग जो मुख्य रूप से हैं, एक उद्योग तो आपका सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जो चीनी उद्योग है। इसके अलावा छोटे अन्य उद्योग भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग, चीनी वस्त्र उद्योग या जो प्राइमरी सेक्टर से कृषि से संबंधित पशुपालन हुआ या कृषि से संबंधित जो भी उद्योग हुए, मैदानी क्षेत्र होने के कारण सर्वाधिक उद्योग किस पर आधारित हैं?
कृषि पर आधारित हैं, कृषि से संबंधित उद्योग हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति मैदानी क्षेत्र में है। खनिज संसाधन की प्राप्ति पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों से होती है। अब पर्वतीय पठारी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है नहीं है। यहाँ पर हिमालय पर्वतीय क्षेत्र फैला हुआ है, लघु हिमालय का भाग है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से ऐसे विशेष लोहा, तांबा, सोना, चांदी या इस प्रकार के जो खनिज या धातुएं हैं उनका इनकी खनन नहीं होता है। तो इस कारण से हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का उतना महत्व उद्योगों की दृष्टि से नहीं है। हाँ, केवल कृषि, लकड़ी पर आधारित जो उद्योग हैं उससे संबंधित हिमालय पर्वत का महत्व है। नीचे वाला जो क्षेत्र है ये हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ये भी मैदानी क्षेत्र ही है। तो यहाँ से संलग्न ये जो क्षेत्र है, यहाँ से भी किसी खनिज का उत्पादन बृहद स्तर पर नहीं होता है। नीचे वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में यहाँ विंध्याचल पर्वत फैला हुआ है, ये विंध्याचल पर्वत है। हाँ, तो विंध्याचल पर्वत का महत्व खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी भाग में बिहार संलग्न है। तो बिहार भी मैदानी क्षेत्र है। गंगा नदी का अफवाह क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और बिहार। तो पूरा गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र है, अफवाह क्षेत्र है। गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बहती हैं। तो मैदानी क्षेत्र होने के कारण जो खनिजों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश धनी क्षेत्र नहीं है, मध्यम श्रेणी का राज्य है, जहाँ पर मुख्य रूप से कृषि आधारित उद्योग लगाए गए हैं। उद्योग लगाए वहाँ उद्योग ज़्यादा लगाए जाते हैं या जहाँ पर खनिज, कोई भारी उद्योग लगाना है, भारी उद्योग की स्थापना करना है, तो भारी उद्योग की स्थापना के लिए मुख्य रूप से जो आवश्यकता होती है कि उस क्षेत्र में खनिज संसाधन की प्राप्ति हो। खनिज संसाधन, यदि कोई लोह इस्पात कारखाना, इसीलिए उत्तर प्रदेश में कोई लोह इस्पात कारखाना नहीं लगाया गया है। क्यों? क्योंकि उद्योग की खनिज की प्राप्ति नहीं। खनिज में यदि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है या कोई लोह इस्पात कारखाना की आवश्यकता है तो पहले तो किसकी आवश्यकता होगी? लौह अयस्क की आवश्यकता होगी। लौह अयस्क से इस्पात प्राप्त करने के लिए कोयला की आवश्यकता होगी। तो कोयला भी उत्तर प्रदेश में नहीं है, लौह अयस्क भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। जब ये दोनों चीजें नहीं हैं तो फिर उत्तर प्रदेश में कोई लौह इस्पात कारखाना स्थापित नहीं किया गया है। और ये जो भारी उद्योग वहीं पर लगाए जाते हैं जहां पर ये दोनों खनिजों की प्राप्ति होती है, क्योंकि उद्योग में लाभ तभी होगा जब परिवहन लागत कम होती है। परिवहन लागत कम होगी तो उद्योग को स्थापित करने में सरकार को लाभ होगा। लेकिन यदि उत्तर प्रदेश में लोह इस्पात कारखाना लगाया जाए तो कोयला भी नहीं है और लोहा भी नहीं है, लोह अयस्क भी नहीं है। आसपास के राज्यों से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से हमें लोह अयस्क को मंगवाना होगा, दोनों अयस्क मंगवाना होगा, कोयला और लोहा। तब जाकर के उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में लोह इस्पात कारखाना स्थापित किया जा सकता है। तो स्थापित करने के लिए जब हम मंगवाएंगे तो परिवहन लागत ज़्यादा होगी। परिवहन लागत ज़्यादा होगी तो हमें उद्योग स्थापित करने में या लोह इस्पात कारखाना स्थापित करने में हमें उत्तर प्रदेश सरकार को उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो जो आपको लोह इस्पात कारखाना उत्तर प्रदेश में स्थापित नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो उद्योग लगाए गए हैं वो कच्चे माल पर आधारित कृषि या गैर कृषि से संबंधित मुख्य रूप से उद्योग हैं। तो कृषि में मुख्य रूप से सूती वस्त्र उद्योग है,
और चीनी उद्योग है। ये दो उद्योग भारत के या उत्तर प्रदेश के मुख्य दो उद्योग हैं। भारत सरकार के द्वारा उद्योग की स्थापना के लिए, भारत सरकार के द्वारा उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयास किए गए, प्रारंभ से ही प्रयास किए गए और भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ में जो महत्व दिया था, वो एक योजना चलाई थी या एक संस्थान स्थापित किया था, उद्योग बंधु नाम का एक योजना चलाई थी। ये योजना 1981 में प्रारंभ की थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट इसको कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बंधु योजना का शुभारंभ 1981 में किया गया था। अब 1981 में उद्योग बंधु योजना चलाई गई थी। इसी क्रम में ये तो राज्य स्तर पर इसको चलाया गया था, ये राज्य स्तर पर लगाई गई थी। उसी क्रम में जो राज्य स्तर के बाद जो मंडल स्तर पर और फिर मंडल स्तर पर और उसी क्रम में जिला स्तर पर ये स्थापना की गई थी। तो 1989 में मंडल स्तर पर इसे लागू किया गया और 1990 में जिला स्तर पर उद्योग बंधु कार्यक्रम को लागू किया गया था। तो ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उद्योग बंधु योजना 1981 में प्रारंभ की गई थी, मंडल स्तर पर इसे 1989 में प्रारंभ किया गया, 1990 में इसे जिला स्तर पर इसे प्रारंभ किया गया था। और इसके बाद में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश नीति, भारत सरकार के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा औद्योगिक निवेश नीति यानी कि औद्योगिक निवेश नीति, औद्योगिक निवेश नीति 2012 में प्रारंभ की गई थी। औद्योगिक निवेश नीति 2012 में प्रारंभ की गई थी। चूंकि क्या है कि उत्तर प्रदेश एक मैदानी राज्य होने के कारण निवेश करने वाले लोग यहाँ बहुत ही कम आते थे, क्योंकि खनिज संसाधन न होने के कारण खनिजों पर आधारित उद्योग नहीं स्थापित किए गए थे। कृषि आधारित उद्योग थे, तो बहुत कम मात्रा में यहाँ पर निवेश किया जाता था। लेकिन वर्तमान सरकार के द्वारा जो निवेश की नीति बनाई गई है, बहुत अच्छी नीति बनाई गई है। अब जो विदेशी लोग भी हैं वो उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अधिक मात्रा में आकर्षित हो भी रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में पहले से ही उद्योग निवेश किया गया है। झांसी में रक्षा के क्षेत्र में निवेश अधिक मात्रा में किया ही जा रहा है, या उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में निवेश की मात्रा वर्तमान में अधिक बढ़ रही है। निवेश की मात्रा इसलिए बढ़ रही है कि प्रारंभ की जो पूर्व की सरकारें थीं, वर्तमान सरकार से पहले जो पूर्व की सरकारें थीं, उन सरकारों में कुछ ऐसे कार्य नहीं किए गए थे जिससे जो विदेशी लोग या जो अन्य भारतीय उत्तर प्रदेश में निवेश लगाने के लिए इच्छुक हों। वर्तमान सरकार ने ऐसे कार्य किए हैं, वो माफियाओं को यहाँ से भगाया है, या जो अन्य जो कार्य किए हैं कि भय मुक्त वातावरण उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने भय मुक्त वातावरण बनाया है। अब भय मुक्त वातावरण में निवेशक आकर्षित हुए हैं, तो ये तो तय है कि निवेशक अब उत्तर प्रदेश में आकर्षित हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग लगाए भी जा रहे हैं, अधिक मात्रा में निवेश किया ही जा रहा है। तो प्रारंभ में इतना निवेश उत्तर प्रदेश में नहीं किया जा रहा था, इसलिए उत्तर प्रदेश उद्योग की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का एक राज्य था। धीमे धीमे करके वर्तमान में निवेश अधिक मात्रा में होने से भारत में उद्योगों की जो संख्या है या
या निवेश है वो अधिक मात्रा में हो रहा है, तो इस कारण से रोजगार की या रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और उद्योगों का विकास भी होगा। उद्योग का विकास होने से आसपास के क्षेत्र का विकास होता है, रोजगार में वृद्धि, यानी कि जो रोजगार के अवसर होते हैं उनमें वृद्धि होती है। तो कृषि प्रधान क्षेत्र राज्य होने के साथ साथ अब औद्योगिक क्षेत्र की ओर भी उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। तो ये जो औद्योगिक निवेश नीति है ये 2012 में लाई गई थी। इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था कि निवेश करना है तो भारत के जो मुख्य 3 क्षेत्र हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये जो गैर औद्योगिक जो उद्योग हैं इनको यानी कि यहाँ स्थापित किए गए हैं, लेकिन एक ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है यहाँ पर निवेश या उद्योग नहीं लगाए गए थे या निवेश नहीं हुआ था। एक पूर्वांचल वाला क्षेत्र है, यहाँ नहीं हुआ था। तो मध्य क्षेत्र, एक मध्य क्षेत्र है, एक बुंदेलखंड क्षेत्र है और एक तीसरा जो है पूर्वांचल है। ये जो औद्योगिक निवेश जो नीति मुख्य रूप से लाई गई थी इसका मुख्य उद्देश्य ही था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योग अधिक मात्रा में नहीं लगे थे लेकिन स्थापित थे। बुंदेलखंड भारत के उन राज्यों में से, बुंदेलखंड क्षेत्र भारत के उन राज्यों में से है, सूखा प्रभावित क्षेत्र है और सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर उद्योगों की स्थापना अधिक मात्रा में नहीं हुई थी, लेकिन खनिज संसाधन थे। उत्तर प्रदेश में ललितपुर, झांसी, बांदा इन क्षेत्रों में अधिक मात्रा में तो नहीं, लेकिन उद्योग को स्थापित करने के लिए यहाँ खनिज संसाधन हैं। खासतौर से आपके ललितपुर में जो खनिज संसाधन हैं उद्योग स्थापित करने के लिए एक तो ग्रेनाइट, तांबा, यूरेनियम, रॉक फास्फेट, ये हैं। ये उद्योग स्थापित करने के लिए ललितपुर का, उत्तर प्रदेश का जो जिला है या आप जिस जिले में हैं तो यहाँ पर ग्रेनाइट, तांबा, यूरेनियम और रॉक फास्फेट, ये खनिज संसाधन की मात्रा उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। तो इस कारण से अब यहाँ पर तांबा और यूरेनियम से संबंधित या रॉक फास्फेट से संबंधित यहाँ पर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। ग्रेनाइट का खनन पहले से किया जा रहा है। तो जो तांबा यूरेनियम का जो क्षेत्र है वो सौराई वाला जो क्षेत्र है इसको सोनराई या मड़ावरा क्षेत्र का है। मड़ावरा में सोनराई या सौराई जो क्षेत्र है यहाँ पर ये उद्योग लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। तो औद्योगिक निवेश जो नीति है 2012 में लाई गई थी, इन क्षेत्रों में उद्योगों का या विकास करना था, निवेश करना था। तो पहले उद्योग बंधु योजना प्रारंभ हो गई, ये इनका क्रम है। फिर 2012 में औद्योगिक निवेश नीति लाई गई, जिनका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, पूर्वांचल वाला क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र है, इसमें उद्योगों की स्थापना करना था। तो इसी क्रम में जो औद्योगिक स्थापना के लिए फिर उसके बाद 2015 में इसमें संशोधन किया गया था। तो 2015 में संशोधन हुआ, संशोधन 2015 में इसका औद्योगिक निवेश नीति का संशोधन 2015 में किया गया था। तो इसी क्रम में जो उत्तर प्रदेश निवेश और रोजगार नीति, इसी के क्रम में औद्योगिक निवेश, औद्योगिक
प्लस रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 में लाई गई। तो ये 2017 में प्रोत्साहन नीति लाई गई, उत्तर प्रदेश निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति लाई गई। इसी क्रम में मेक इन यूपी, इसी क्रम में मेक इन यूपी, मेक इन यूपी एक विभाग की स्थापना की गई, एक विभाग बनाया गया मेक इन यूपी, और जिसके अंतर्गत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया जाएगा सीएम की अध्यक्षता में, सीएम की अध्यक्षता में इसका गठन, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो इसी क्रम में जो एक उद्योगों का जो एक क्रम है, उत्तर प्रदेश में जो उद्योग बंधु 1981 मंडल 89 90 जिला औद्योगिक निवेश नीति 2012 में लाई गई, इनका विकास करना था। अगला जो चरण है औद्योगिक निवेश प्लस रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 में लाई गई। इसी के अंतर्गत मेक इन यूपी एक विभाग की स्थापना की गई, सीएम की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया और राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना की गई। तो ये उत्तर प्रदेश में एक निवेश का एक क्रम है, कौन सी योजना, कौन सी नीति कब लाई गई, यहाँ से एक प्रश्न बनना है, क्या एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो ये आप लोग एक क्रम से इसको नोट करते जाइएगा, कौन सी नीति कब लाई गई। तो चूंकि यहाँ से प्रश्न तो बन ही चुका है, औद्योगिक बंधु जो नीति है या जो योजना है वो 1981 में चलाई गई। इसी क्रम में अब जो उत्तर प्रदेश में जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित या जो उद्योग लगाए गए हैं, तो जैसे मैं आपसे पहले ही कहा था कि जो मुख्य जो उद्योग है वो सूती और चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग मुख्य उद्योग है। तो जो पहला उद्योग है वो उद्योग के क्रम में पहला उद्योग है सूती वस्त्र, उद्योग। इसी का दूसरा नाम ये है हथकरघा उद्योग। अब सूती वस्त्र उद्योग में देखिएगा, सूती वस्त्र उद्योग है, कॉटन इंडस्ट्री है, वो मुख्य रूप से कपास पर आधारित सूती वस्त्र उद्योग है, कपास पर आधारित है। अब यदि हम इस उद्योग को यदि हम बांटे तो इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो सूती वस्त्र की जो मिलें होती हैं उन पर आधारित उद्योग हैं, और हाथ से बुने वाले या जो हाथ से बनाए जाने वाले वस्त्र, ठीक है। तो ये सूती वस्त्र उद्योग को दो भागों में बांटा जा सकता है, जो मिलों पर आधारित उद्योग हैं। और तो इसके लिए क्या हुआ था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1972 में, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1972 में, यूपी सरकार द्वारा 1972 में एक राम सहाय समिति बनाई। 1972 में एक राम सहाय समिति बनी, इसको नोट करते रहिए, राम सहाय समिति 1972। यही प्रश्न, सभी प्रश्न यहीं से सॉल्व होंगे।
जो भी आपको पढ़ाया जाए तो उसमें से आपको बाद में हम आपको जो प्रश्न होंगे वो आपको यानी कि आपको चैनल के माध्यम से आपको दे दिए जाएंगे। तो जितने भी अब तक जो प्रश्न हैं 10 सालों में, या जो यूपीएससी है या यूपीपीसीएस है, या जो उत्तर प्रदेश के जो समीक्षा अधिकारी या जो अन्य एग्जाम में, इनमें जहाँ भी प्रश्न आए होंगे वो आपके सभी प्रश्न सॉल्व होंगे। तो उद्योगों से संबंधित जो भी प्रश्न हैं आपके सभी सॉल्व होंगे। जो प्रश्न अब तक आए हैं वो हम आपको प्रश्न पीडीएफ के माध्यम से आपको डाल दिए जाएंगे। प्रश्न आपके सभी सॉल्व होंगे, जो अब तक आए हैं सभी प्रश्न सॉल्व होंगे। आपको आज पहली क्लास दी जा रही है, एक क्लास और है, तो 2 क्लासें आपको इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। दोनों क्लासें हैं, दोनों से संबंधित, दोनों में जो भी आपको मटेरियल दिया जा रहा है, आपका कार्य यही है कि आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और जो चीज़ें आपको अच्छी लगे उसको नोट अपनी कॉपी पर करते जाइएगा, क्योंकि नोट करना आवश्यक है। नोट करना इसलिए आवश्यक है कि आपका रिवीजन के लिए आवश्यक है। रिवीजन करना बहुत ही आवश्यक है। पहला वीडियो आपको दिया जा रहा है, तो पहले वीडियो में आपको वो जो चीज़ें आपको योजनाएं, परियोजनाएं, उद्योग अभी आएंगे, कौन कौन से उद्योग कहाँ लगाए जाते हैं, लगाए गए हैं, तो आपको नोट करना अति आवश्यक है। तो आप कॉपी पर नोट करते जाइएगा। तो 1972 में एक समिति बनी जिसका नाम था राम सहाय समिति है। तो राम सहाय समिति की अनुशंसा पर, राम सहाय समिति की अनुशंसा पर जो खादी, हथकरघा प्लस जो वस्त्रोद्योग या वस्त्रोद्योग निदेशालय की स्थापना की गई। तो निदेशालय हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय की स्थापना राम सहाय समिति की अनुशंसा पर 1972 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया जाए उत्तर प्रदेश में, और दोनों प्रकार से बढ़ावा दिया जाए। मिलों की स्थापना और साथ में हाथ से या हथकरघा उद्योग के माध्यम से सूती वस्त्र उद्योग को उत्तर प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए एक निदेशालय की स्थापना राम सहाय समिति की अनुशंसा पर 1972 में दी गई थी। तो इस समिति ने खादी ग्राम उद्योग को, सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। क्या है कि जो उत्तर प्रदेश है, सूती वस्त्र उद्योग के मामले में सूती वस्त्र उद्योग के मामले में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और कृषि के बाद सूती वस्त्र उद्योग कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला भी उद्योग है। तो उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। और कृषि उद्योग, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कृषि आधारित रोजगार ज्यादा है, तो कृषि को छोड़ करके जो सर्वाधिक रोजगार दिया गया है वो सूती वस्त्र उद्योग में संलग्न लोग हैं। तो इनकी दूसरा सबसे बड़ा ये क्षेत्र है। तो इसके अलावा आगे जो मुख्य है, तो कौन कौन सी सूती मिलें या हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं, तो उनका थोड़ा सा क्रम देख लीजिएगा। उनका एक क्रम देख
देख लीजिएगा कौन कौन से उद्योग लगाए गए हैं। तो जो प्रमुख जिले हैं जैसे वाराणसी में सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया है। उसके बाद सीतापुर के अलावा गाजीपुर के अलावा अमरोहा के अलावा गोरखपुर के अलावा गाजियाबाद। ये सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है वो वाराणसी में जो है बनारस की साड़ी यानी कि सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है बनारस की लोकेशन आप देख ही रहे होंगे। कौशाम्बी प्रयागराज से आगे जाकर के मिर्जापुर नीचे आ जाता है। ये वाला क्षेत्र है, ये यानी बनारस का क्षेत्र है। ये बनारस का क्षेत्र है। तो बनारस के क्षेत्र में सिल्क साड़ी या बनारस की साड़ी एक उद्योग लगाया गया है, बनारस में लगाया गया है। उसके अलावा जो सीतापुर है दरी या दरिया, सीतापुर में दरिया का उद्योग लगाया गया है। जो गाजीपुर वाला जो क्षेत्र है कटवर्क यानी कि पर्दा उद्योग लगाया गया है, प्रसिद्ध है पर्दा। अमरोहा में जो लगाया गया है पायल वर्क होता है, ये पायल वर्क का कार्य अमरोहा में किया जाता है। जो गोरखपुर में उद्योग लगाया गया है वो बेड कवर का उद्योग लगाया गया है। और जो गाजियाबाद है, गाजियाबाद में टेलीटावेल उद्योग। तो सूती वस्त्र से संबंधित ये मुख्य उद्योग है उत्तर प्रदेश में। इनके अलावा आगे भी हम लिस्ट बनाएंगे। सिल्क साड़ी बनारस के लिए यहाँ से जो प्रश्न बनेगा वो मिलान करने वाला प्रश्न होगा। एक साइड आपको शहर दिए रहेंगे या जिले दिए रहेंगे या क्षेत्र दिया रहेगा, दूसरी साइड वहाँ कौन सा उद्योग लगाया गया है। तो ये सूती या सूत पर आधारित सिल्क पर आधारित ये उद्योग है। बनारस में सिल्क साड़ी, सीतापुर की दरिया प्रसिद्ध है, गाजीपुर के पर्दा और अमरोहा का पायल वर्क, गोरखपुर का जो बेड कवर होते हैं वो, और गाजियाबाद में टेलीटावेल जो उद्योग हैं ये प्रमुख उद्योग हैं। सूत पर आधारित ये उद्योग हैं। तो इसी क्रम में आगे जो सूती वस्त्र उद्योग के अलावा सूती वस्त्र में जो प्रमुख जो मिलें लगाई गई हैं, जो ये तो हो गया है कहाँ पर लगे। अब मिलें देखिएगा, जो सूती वस्त्र मिलें, तो अब मिलों वाला क्षेत्र देख लीजिएगा। तो सूती वस्त्र को अपने आप का वर्गीकरण दो आधार पर बताया था। एक तो था मिलें कहाँ लगाई गई है, और दूसरा हथकरघा उद्योग कहाँ लगाए गए हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है या प्रश्न बनेगी है। तो इनके मुख्य नाम देख लीजिएगा कहाँ पर लगाए गए हैं। कानपुर, आगरा, बरेली, गाजियाबाद हो गया है। गाजियाबाद के अलावा अलीगढ़, बहुत सारे जिले हैं, मुरादाबाद, मिर्जापुर, बदायूं, हाथरस, ये प्रमुख यहाँ पर सूती, रामपुर, मऊ, अलीगढ़, मऊ, तो ये प्रमुख
जहां पर सूती वस्त्र से संबंधित मिलें लगाई गई हैं। तो ये प्रमुख वह जिले हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में सूती वस्त्र की मिलें लगाई गई हैं। कानपुर, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर, बदायूं, हाथरस, अलीगढ़ और मऊ। ये प्रमुख जिले हैं जहां पर मिलें लगाई गई हैं, सूती वस्त्र मिलें लगाई गई हैं। कानपुर, इसे यहाँ पर मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, बस एक पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। यह कानपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर, अब मैनचेस्टर एक शब्द यहाँ से निकला है। पहले भी कभी आपको यदि भूगोल में यदि पढ़ाया गया हो, विश्व का भूगोल आपको पढ़ाया गया था, विश्व के भूगोल में पहले कभी यदि यूके पढ़ाया गया हो, तो यूके में एक शहर आया था मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में सूती वस्त्र उद्योग का विकास विश्व में सबसे पहले या सर्वाधिक मात्रा में हुआ था। तो उस मैनचेस्टर शहर, जो मैनचेस्टर शहर है, जो मैनचेस्टर नाम का जो शहर है, मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर एक शहर है, सिटी है, जो यूके का है। ठीक है, यहाँ पर विश्व में यानी सर्वाधिक मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग लगाया गया है। यह पहले विकास ज्यादा हुआ था, इसी कारण से उत्तर भारत का मैनचेस्टर का मतलब हुआ यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ। जापान का मैनचेस्टर, रूस का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर, यूएसए का मैनचेस्टर। तो ये मैनचेस्टर शब्द का मतलब यही है कि वहां पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास सर्वाधिक हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में मिलों पर आधारित उद्योग इन क्षेत्रों में, इन जिलों में लगाए गए हैं। अब आइएगा देखते हैं तो जो हथकरघा जो उद्योग है, हाथ से बुने जाने वाले कपड़े हैं, उसमें मुख्य रूप से जो शहर हैं वो लखनऊ, मथुरा, रामपुर, यहाँ जो है लखनऊ, मथुरा, रामपुर, सहारनपुर और देवबंद, इटावा, देवबंद, सहारनपुर के अंतर्गत ही आ जाएगा देवबंद, इटावा हो गया है। इसके अलावा गोरखपुर, फर्रुखाबाद हो गया है। फर्रुखाबाद के अलावा बनारस से पहले आपको बता ही दिया गया है, लखनऊ और रामपुर। लखनऊ ये पहले हो गया है, यहाँ की चिकनकारी विश्व में प्रसिद्ध है, दरिया यहाँ की विश्व में प्रसिद्ध है, और जो रामपुर है इसमें भी यही है, चिकनकारी और दरिया वाला, यानी कि विश्व में विश्व विख्यात है। जरी दरदोजी, ठीक है, ये जरी चिकनकारी दरिया, ये लखनऊ और रामपुर में विश्व प्रसिद्ध विख्यात हैं। जरी, रामपुर और लखनऊ ये विश्व विख्यात हैं। तो भारत में ये मुख्य रूप से ये, और मथुरा जो है यहाँ मखमल पर छपाई होती है, मखमल पर छपाई, ये कानपुर में, ये उसमें मथुरा में प्रसिद्ध है। इसके अलावा गोरखपुर में जो शीतकारी होती है वो गोरखपुर की प्रसिद्ध है। तो चिकनकारी, दरिया, लखनऊ,
जरी रामपुर लखनऊ, शीतकारी गोरखपुर, मखमल पर छपाई मथुरा का क्षेत्र प्रमुख है। इसी के अलावा जो कालीन और दरिया के लिए मुख्य रूप से जो कालीन है वो विश्व में जो प्रसिद्ध है वो कालीन विश्व प्रसिद्ध है भदोही। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भदोही की कालीन विश्व प्रसिद्ध है। भदोही की जो कालीन है बनारस के पास में एक क्षेत्र है या शहर है भदोही, ये प्रमुख है। इसी के अलावा आगे जो मुजफ्फरपुर और जो मेरठ है, मुजफ्फरपुर और मेरठ, मुजफ्फरपुर और मेरठ, मुजफ्फरपुर प्लस मेरठ, ये यहाँ के जो कंबल हैं वो प्रसिद्ध है। कंबल उद्योग लगाया गया है यहाँ पर, यानी कि कंबल मुजफ्फरपुर और मेरठ में कंबल उद्योग लगाया गया है। कंबल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये मुख्य रूप से, और मुजफ्फरपुर का एक शहर है नजीबाबाद, ये नजीबाबाद में मुख्य रूप से ये कंबल का उद्योग लगाया गया है। तो जो कालीन है वो विश्व प्रसिद्ध कालीन भदोही की है। चिकनकारी लखनऊ, दरिया जरी रामपुर, चिकनकारी गोरखपुर, कालीन भदोही हो गए हैं। कंबल मुजफ्फरपुर और मेरठ में कंबल, मुजफ्फरपुर का एक शहर है जिसका नाम है नजीबाबाद, यहाँ ये उद्योग लगाया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो सूती वस्त्र उद्योग है, अब सूती वस्त्र उद्योग या हथकरघा से संबंधित विभिन्न प्रकार की उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं। तो कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं वो इसी क्रम में आपको आगे दे रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे चलिए, इसी क्रम में तो सूती वस्त्र उद्योग या हथकरघा उद्योग है। हथकरघा उद्योग से संबंधित भारत सरकार के द्वारा कुछ अधिनियम भी लाए गए हैं, कुछ योजनाएं भी चलाई गई हैं, कुछ प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई गई हैं। तो कौन सी योजना, कौन सी प्रोत्साहन योजना कब कब चलाई गई है उनका एक क्रम देख लीजिएगा। हथकरघा आरक्षण अधिनियम क्रम से देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। हथकरघा आरक्षण अधिनियम 1985 में ये लाया गया था। यह हथकरघा आरक्षण अधिनियम है। इसी क्रम में जो अन्य योजनाएं हैं उसके अलावा पंडित दीनदयाल बुनकर विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय बुनकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बुनकर विकास योजना, ये विकास योजना जिसका शुभारंभ किया गया था, जिसका शुभारंभ यह योजना 2000 यानी कि वित्तीय वर्ष में लाई गई थी। 2000 और 2001 में इसको लाया गया था। इसके अलावा इसी क्रम में आगे जो प्रमुख योजना है दीनदयाल हथकरघा विपणन, दीनदयाल हथकरघा विपणन प्रोत्साहन योजना, शॉर्ट में लिख दिया है प्रोत्साहन योजना। ये जो योजना मुख्य रूप से लाई गई थी ये 1989-90 आपको टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 89-90, इसलिए हम आपको क्रम से लिखे दे रहे हैं कौन सी योजना कब लाई गई है। तो दीनदयाल उपाध्याय का हथकरघा विपणन प्रोत्साहन योजना है 89-90 में लाई गई थी।
इसी क्रम में जो जन श्री बीमा योजना, जन श्री बीमा योजना, ये जन श्री बीमा योजना है। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 2003-04 में 2003-04 में इसे प्रारंभ किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि 18 से 60 वर्ष के बुनकरों को, उसमें 18 से 60 वर्ष के जो बुनकर थे उनको विशेष यानी कि बीमा से संबंधित इनको शामिल कर लिया गया था। इसके अलावा बुनकर बहबूदी फंड योजना, बुनकर बहबूदी फंड योजना, बुनकर बहबूदी फंड योजना है, जिसे 1975-76 में वित्तीय वर्ष में लागू किया गया था। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना है, वहाँ महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, ये इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, इस योजना को 2008-09 में लागू किया गया था। तो इस योजना में कुछ मुख्य विशेषताएं, मुख्य खास था इसमें कि 360,000 मृत्यु होने पर, प्राकृतिक मृत्यु होने पर 60,000, दुर्घटना मृत्यु होने पर 1.5 लाख, प्राकृतिक मृत्यु होने पर 60,000, ठीक है, 60,000 रुपया दिया जाएगा, 60,000 रुपया दिया जाएगा। दुर्घटना की मृत्यु होने पर आप 1,50,000 रुपया आपको दिया जाएगा। या कोई अपंगता या पूर्ण अपंगता होने पर भी 1.5 लाख ही दिया जाएगा। इसे पूर्ण अपंगता, हाथ पैर टूटने पर, पूर्ण अपंगता होने पर भी आपको इतना ही दिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, जो 2008-09 में लाई गई थी योजना, जिसके अंतर्गत बुनकरों के लिए, मुख्य रूप से बुनकरों के लिए प्राकृतिक मृत्यु होने पर 60,000 रुपया, दुर्घटना मृत्यु होने पर 1.5 लाख रुपया और पूर्ण अपंगता होने पर भी आपको 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो उद्देश्य था 18 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के लोगों को या बुनकरों को इसमें शामिल किया गया था। और एक शर्त और रखी गई थी कि 300 जो रुपया है वो एक प्रीमियम के रूप में आपको भरना पड़ेगा, तब आपको ये जो सहायता है, ये सहायता आपको दी जाएगी। तो इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जिनकी आयु 60 से 59 वर्ष के बीच में है। 300 रुपये प्रति वर्ष प्रीमियम भरता है और ये स्थिति बढ़ती है तो इनका इतना इनको रुपया उनको दिया जाएगा। तो ये हथकरघा या खादी उद्योग से संबंधित योजना है। फिर उसके बाद में अगला जो आपको टॉपिक दिया गया है, ये जो सूती वस्त्र या हथकरघा उद्योग से संबंधित उत्तर प्रदेश में कहाँ कौन से उद्योग, कौन सी योजनाएं लाई गई हैं, उससे संबंधित है। इसी क्रम में आगे आपको चलना है खादी ग्राम उद्योग।
अगला जो टॉपिक है सूती वस्त्रों के बाद खादी ग्रामोद्योग या खादी ग्रामोद्योग। ये टॉपिक है खादी ग्रामोद्योग। तो पहले तो हमें दोनों में अंतर समझना है, खादी क्या है और ग्रामोद्योग क्या है, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर के बना है। तो खादी का मतलब होता है कपास का सूत, रेशम का सूत। तो कपास रेशम सूत्र से संबंधित जो उद्योग है खादी उद्योग के अंतर्गत आता है। ग्रामोद्योग या जो ग्रामोद्योग का मतलब है इनको छोड़ करके ग्राम स्तर पर जो भी ग्राम स्तर पर उद्योग लगाए जाते हैं जिनमें विद्युत का उपयोग नहीं किया जाता है। तो जो खादी है, खादी के अंतर्गत कपास और रेशम जो सूत पर आधारित है, खादी ग्रामोद्योग के अंतर्गत आएगा। खादी के अंतर्गत आएगा। ग्रामोद्योग का मतलब है इन दो उद्योगों को छोड़ दीजिएगा, गांव स्तर पर जो हाथ से कार्य किया जाने वाला है, अर्थात जिसमें विद्युत का उपयोग नहीं किया जाता है, ऐसे उद्योगों को डलिया बनाना है, बांस से संबंधित डलिया बनाना है या अन्य जो मिट्टी के बर्तन बनाना है, वो ग्रामोद्योग के अंतर्गत आएगा। तो अगला टॉपिक तो खादी ग्रामोद्योग है। तो खादी और ग्रामोद्योग में ये या इसको ऊन भी समझ लीजिएगा, तो ऊन से संबंधित तो खादी और ग्रामोद्योग में अंतर समझ में आ गया होगा। खादी मतलब कपास रेशम या ऊन से संबंधित हाथ से बने हुए जो भी वस्त्र हैं, या ग्रामोद्योग के अंतर्गत जो गांव स्तर पर है जो हाथ का कार्य ही किया जाता है, हस्तशिल्प कार्य ही किया जाता है, जिसमें विद्युत का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये खादी ग्रामोद्योग है। अब इसको देखना है उत्तर प्रदेश से संबंधित, इसको देखना है। तो इसमें आएगा तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी। तो एक बोर्ड बनाया गया था उत्तर प्रदेश में 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये जो खादी ग्रामोद्योग है ये समितियों के माध्यम शिक्षित बेरोजगार समितियां, SC ST, ठीक है, इनको विशेष रूप से इस खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। तो ये खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है। इसके अलावा जो SC ST के सदस्य भी इसमें शामिल हैं। और खादी ग्रामोद्योग मतलब गांधी जयंती पर 10% की विशेष छूट दी जाती है, प्रतिवर्ष छूट दी जाती है। तो ये खादी जो उद्योग है, खादी ग्राम उद्योग है, ठीक है, तो गांव से संबंधित ये उद्योग है। इसमें ग्राम स्तर पर समितियां बनाई जाती हैं, शिक्षित बेरोजगार को शामिल किया जाता है, महिलाएं, SC ST और जो शिक्षित बेरोजगार हैं या विशेष प्रकार की समितियां बनाई जाती हैं, उनके माध्यम से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना की जाती है, जिसके माध्यम से शहरी जिला स्तर पर या जो कस्बा स्तर पर खादी उद्योग की जो दुकानें लगाई जाती हैं, दुकानें दी जाती हैं, आवंटित होती हैं, उसमें ये लोग शामिल होते हैं। और गांधी जयंती के अवसर पर विशेष रूप से 10% की विशेष रूप से खादी का वस्त्र खरीदने पर विशेष छूट दी जाती है। और वर्तमान में तो
टेक्निकल भी हो गया है। तो ये खादी उद्योग से संबंधित है। अगला जो खादी उद्योग के अलावा जो अगला जो क्रम चलेगा, देखिएगा सूती वस्त्र उद्योग हो गया है, ये हो गए हैं। आगे जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो अन्य उद्योग हैं, ठीक है, अन्य उद्योग में ये कृषि पर आधारित उद्योग था, जो आपको सूती वस्त्र या जो खादी ग्राम उद्योग बताया गया है। इसके अलावा चीनी उद्योग, ये भी कृषि पर आधारित है। इसके आगे चलेंगे रेशम वस्त्र उद्योग या रेशम उद्योग, ये भी कृषि पर ही आधारित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अन्य जो छोटे छोटे गैर कृषि आधारित उद्योग लगाए गए हैं, गैर कृषि आधारित उद्योग लगाए गए हैं, वो आपको जानना है। तो अभी तो ये टॉपिक बाकी है। चीनी वस्त्र उद्योग मुख्य उत्तर प्रदेश का उद्योग चीनी वस्त्र उद्योग ही है, और रेयर रूप में रेशमी वस्त्र उद्योग भी है, तो जानना दोनों उद्योगों को है। इसके अलावा गैर कृषि आधारित उद्योगों पर मुख्य रूप से आपको जानना है, जैसे सीमेंट उद्योग भी लगाया गया है, परिवहन उद्योग भी उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं कहीं कहीं पर। जैसे रायबरेली हुआ है, वहाँ पर परिवहन से संबंधित जो रेलवे से संबंधित उद्योग लगाया गया है, ठीक है। बनारस के जो मंडुआडीह है, यहाँ पर जो डीजल इंजन है, रेलवे का डीजल इंजन यहाँ पर बनाए जाते हैं। रायबरेली में स्लीपर बनाए जाते हैं। तो ये गैर कृषि आधारित उद्योग हैं। इसके अलावा गैर कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक चमड़ा वनस्पति चमड़ा उद्योग भी है, वनस्पति आयल वाला तेल भी है, चमड़ा उद्योग भी है। और इसके अलावा आगे रासायनिक उद्योग भी है, कांच उद्योग रसायन उद्योग भी है, कांच उद्योग भी है। इम्पोर्टेंट है एल्युमिनियम कारखाना एक लगाया गया है, सोनभद्र में है, सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र में है। एल्युमिनियम कारखाना हिंडाल्को का लगाया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी लगाए गए हैं, जैसे जो इलाहाबाद का नैनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी लगाए गए हैं। तो जो टॉपिक आपका जो हुआ है पहले वाले वीडियो में, जो आपको टॉपिक दिया गया है वो सूती वस्त्र उद्योग खादी ग्राम उद्योग से संबंधित दिया गया है। इसी क्रम में आगे आपको चीनी उद्योग रेशम उद्योग, तो जो प्रारंभ के उद्योग हैं वो कृषि आधारित या कृषि पर आधारित उद्योग हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में और जानना है जो गैर कृषि आधारित उद्योग हैं, सीमेंट, परिवहन, वनस्पति चमड़ा, रासायनिक, कांच, एल्युमिनियम कारखाना और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कुछ उद्योग उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं। तो इसी क्रम में भी आगे आपको दिया जा रहा है वीडियो। तो इसी वीडियो में आगे आपको योजना के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए जो आज का वीडियो हमारे माध्यम से उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी ये वीडियो आपको दिया गया है, तो वीडियो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो परीक्षाओं का सेशन चल रहा है, इस कारण से आपकी जो ऑफलाइन क्लास नहीं ली जा सकती है, तो ऑनलाइन क्लास हम लोग दे रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने जो आज आपको वीडियो दिया है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके यूपी पीसीएस में आए हैं या जहाँ भी जो या अन्य एग्जाम हैं उनमें जो भी प्रश्न आए हुए हैं वो आप वीडियो एक बार देख लेंगे तो निश्चित है कि आपके प्रश्न सभी सॉल्व होंगे। तो जो प्रश्न आए हुए हैं वो तो सॉल्व आपके होंगे ही, अगले जो आगामी एग्जाम्स होंगे उसमें भी जो भी प्रश्न आएंगे वो सभी प्रश्न आपके सॉल्व होंगे। तो जो आज आपको वीडियो दिया गया है, इसी क्रम में ये वीडियो, क्योंकि एक वीडियो एक क्लास और आपकी बाकी है, तो इस वीडियो में बहुत सारा शायद हो सकता है गहराई से गया हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ क्वालिटी वाला मटेरियल आपको मिलेगा। इसी क्रम में आगे आपको ये वीडियो
अगला जो कल का जो वीडियो आपको दिया जाएगा उसमें ये जो चीजें होंगी इनका पूरा वीडियो आपको दे दिया जाएगा। तो इसी क्रम में आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।